सभी को हरिओम। अभी तक हमने जो भी क्रियाएं, प्राणायाम या योगासन सीखे हैं, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये करते समय आपने ये ध्यान नहीं रखना है कि हमें कोई परेशानी या रोग है। नहीं तो आप क्या करोगे कि आसन के नीचे जो दिया है कि भाई इन रोगों के लिए ये आसन करना चाहिए, तो आप सिर्फ अपने रोग ढूंढोगे और वही आसन करोगे। ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे हमें सभी आसनों का, सभी सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम सभी का अभ्यास करना है। और दूसरी बात ये कि जिस दिन जो एक्सरसाइज दिए, प्राणायाम दिया, योगासन दिए गए है, उससे उसी दिन नहीं करना है, ये रेगुलर में ही करना है आपको। जैसे सबसे पहले रोज़ उठकर वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद में शरीर थोड़ा आपका लचीला होगा। उसके बाद में सूर्य नमस्कार करने हैं। हाँ, सूर्य नमस्कार आप यथासंभव जितना हो सके उतना करिए। जैसे पहले दिन 2 या 3 कर लिए, फिर एक हफ्ता 3-4 ऐसा बढ़ाते जाइए, फिर अगले हफ्ते में 6, उसके अगले हफ्ते में और 2 बढ़ाइए, 8 तक जाइए, फिर उसके अगले हफ्ते में आप 12 तक या 10 तक जाइए। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है। और अच्छे से अगर धीरे टाइम लेके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो 45 मिनट में अपने 12 सूर्य नमस्कार हो जाएंगे, अच्छे से अगर करें तो। और उसके बाद में फिर अब जहाँ पे भी तनाव होता है, अपने को तकलीफ़ होती है, शरीर दर्द करता है, दुखता है, वहाँ पे अपने ध्यान देना है, उसे शिथिल करना है। जहाँ पे थकान महसूस होती है वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हो जाना है। सांस लेना, सांस छोड़ना, शरीर को ढीला छोड़ना, ये क्रिया करके फिर से हम आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा हर आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें धीरे धीरे करना है। ठीक है। अब हम आज के प्रकरण में और 2-3 आसन ऐसे लेंगे कि जिसे आप आसानी से घर में कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहेंगे। ये आसन का ज़्यादा फ़ायदा होगा, सभी इन आसनों का भी फ़ायदा होगा। और इसके साथ में आपको ये भी करना है कि कोशिश करना है कि हम ये कर सकते हैं और हम उस क्रिया को करने की कोशिश करना है। धीरे धीरे आप वो आसन की लास्ट स्थिति तक पहुंच सकते हैं। अभी हम जानु शिरासन यह आसन लेंगे। उसके बाद में हम पश्चिम उत्तानासन लेंगे, क्योंकि ये दोनों आसन एक मुठ को पूरक है और एक साथ कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों आसन एक साथ लेंगे। पहले अपना बायां पैर दाएं पैर की जंघा के वहाँ पे सीधा लगा और घुटने से मोड़ा। थोड़ी हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे हम रही लगाते उस तरीके से करना है। अपने हाथ अपने पैर के उंगलियों को लगाने की कोशिश करना है। जिसका यहाँ तक जाता है उन्होंने यहीं तक करना है। धीरे धीरे आपके अभ्यास से आपका हाथ आगे बढ़ता जाएगा। सांस भरना है। अपने हाथों को अपने समतल रेखा में ज़मीन पर से लेते हुए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेना है। खींच सकते और धीरे धीरे अपने हाथों को, अपने पैरों को, उंगलियों को हल्के से पकड़ना और फिर अपना माथा घुटने के वहाँ ले जाना। ध्यान रहे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, एकदम सीधी। जब हम सामने झुकते हैं तो ऐसा बेंड नहीं होना चाहिए। ये पोजीशन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना। ध्यान रहे इसमें, हम जब अपनी अंगूठा पकड़ते हैं तो हमें इस स्थिति से ऐसे ही अपना माथा अपने घुटने के वहाँ या पैरों की तरफ ले जाना है। हम अगर सिर्फ चेहरा ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ पे बॉडी या पीठ बेंड होगी। हमें ऐसा नहीं करना है। हाथ ऊपर, ये कोई नहीं, हमें ज़मीन पे लगानी है ऐसे।
और ये ज़मीन पे लगाने के बाद कोई नहीं, ज़मीन को लग जाएगी उसी दिन हमारा माथा भी सीधे यहाँ पे घुटनों के वहाँ लग जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि हमें कोयनी लगाने की सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, ना कि सर। सर हम ऐसा लगाएंगे तो हमारा ये जो है पीठ का पोर्शन ये बेंड हो जाएगा। हमें पीठ को ऐसे सीधे ले जाना है, इस तरीके से, ऐसे। तो ध्यान रहे कि कोयनी ज़मीन को जिस दिन लग जाएगी उस दिन हमारा माथा इस तरह लग जाएगा। 30 सेकंड तक के कम से कम यहाँ रुकना है। ऐसा ही पैर बदल के भी ये आसन उसी तरीके से करना है। फिर से इसे भी हम सूक्ष्म व्यायाम कह सकते हैं, जिससे हमारी पीठ या बाकी नसों को रिलैक्स होके थोड़ी मोखली हो जाएगी। अपन आप इसे आंसुओं के पहले की पूर्व तैयारी भी कह सकते हैं। अपने हाथ ऊपर ले जाइए, शरीर को थोड़ा आसमान की ओर खींचिए ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए। फिर उसी रेशा में सीधे अपने पैरों के उंगली को पकड़ना है। धीरे धीरे आराम से कोयनी ज़मीन को लगाने का प्रयास करना है, ना कि पहले सर ऐसा लगाने जाओगे पोस्चर बेंड होगा। ध्यान रहे धीरे धीरे कोयनी ज़मीन को लगाए। एक दिन कोयनी ज़मीन को लग गई, आपका माथा लग जाए। आसन करते समय हमने ये घुटना नहीं उठाना है, पैर में गैप नहीं चाहिए, पैर पूरा ज़मीन पे ही चाहिए, शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। इन सब छोटी छोटी बातों का हमने ध्यान रखना है। हमें आसन नहीं आया तो चलता, लेकिन जिस विधि से दिया है, जिस प्रक्रिया से होते हुए जाना है, उसी प्रक्रिया से हमको आसनों का अभ्यास करना है ना। चलो अब हम दोनों पैरों से कुछ लाभ है मैं आपको बता दूं कि ये आसन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उसके बाद में पाचन शक्ति आपकी क्रियाशील होती है। इसके बाद जो आसन हम करने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन, वो सभी आसनों का लाभ भी ये आसन किया जाता है। किसी को दो पैर एक साथ सामने रखकर पश्चिमोत्तानासन नहीं होता, उन्होंने एक एक पैर से जो हमने जानुशिरासन अभी किया है उसका फ़ायदा मिल सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन में भी इस आसन का फ़ायदा होता है। उसके बाद में थायराइड, रीढ़ की हड्डी, पाचन क्षमता अच्छी रहती है। इन सभी का फ़ायदा हमारे शरीर को पहुँचता है। जानुशिरासन के बाद हम पश्चिमोत्तानासन लेंगे। ये दोनों ही आसन एक में को पूरक आसन है। उसी प्रकार से करना है, इसी प्रकार से हमने जानुशिरासन किया था, लेकिन फ़र्क इतना है कि इस आसन में हमने दोनों भी पैर सामने लेने हैं इस प्रकार, और फिर से वही क्रिया हम कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम, जिससे ये आसन करने में थोड़ी आसानी हो या सहजतापूर्वक ये आसन अपन कर पाए। इस आसन में भी हाथ थोड़े ज़मीन की ओर से आकाश की ओर ले जाना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए शरीर को थोड़ा खींचे ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और अपने हाथ अपने पैरों की उंगली की तरफ ले जाना है। इस तरह उसी क्रिया को उसी तरह जानुशिरासन की तरह इसमें भी हमने एड़िया ज़मीन को लगाने का प्रयास करना है, ऐसे, ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ना कि हमने सीधा माथा घुटने को लगाना है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे।
2 आसन हमने आज लिए। उसके बाद में ये आसन इसके मतलब हर बार जानुशीरासन के बाद पश्चिमोत्तासन का अभ्यास आप करें तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और करने में भी आसानी। अभी हम देखेंगे अर्धमच्छिंद्रासन। अर्धमच्छिंद्रासन का नाम अर्धमच्छिंद्रासन एक हठ योगी एक ऋषि थे, उनके ऊपर दिया गया है। मच्छिंद्रासन ऋषि उनके नाम से यह आसन है। यह आसन करते समय हमें अपना बायां पैर दाएं पैर के नीचे और उसकी टहनी अपने नितंब के नीचे ऐसे रखना है, इस तरीके से। उसके बाद में अपना दायां पैर बाएं पैर के घुटने के वहाँ सीधा रखना है, इस तरह से। ये पोजीशन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, ऐसे नहीं करना है, ऐसे सीधे रहे। और अपनी जो बाजू है इस तरह से लगाना है। तो धीरे धीरे अपना हाथ अपने दाएं पैर का अंगूठा हाथ से पकड़ना है। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेंगी, हमारा दायां हाथ पीछे की ओर पीठ के, और हमें दाएं ओर मुड़ना है। दाएं ओर देखिए। ये आसन में हमारा पैर के संबंध में ये यहाँ जो भी विकार है, जो भी तकलीफ है, जहाँ पे भी पेन होता है, उस आसन की स्थिति में जहाँ पेन होता है वो पेन उसी आसन से ठीक भी होता है। यह अभ्यास से होगा, धीरे धीरे होगा। ये ट्विस्ट वाला आसन है। यहाँ पे अपनी बॉडी ट्विस्ट होती है, पेट ट्विस्ट होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी ट्विस्ट होती है। धीरे धीरे हम आसन छोड़ेंगे। उसी प्रकार से हमने दूसरे पैर का भी उसी तरीके से अभ्यास करना है। अपना दायां पैर बाएं पैर के नीचे, ये टहनी अपने नितंब के नीचे रखना है। उसके बाद में हमारा बायां पैर दाएं पैर के घुटने के वहाँ सीधा खड़ा रखना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, पोजीशन सीधी रहेगी। बाएं हाथ को इस तरह अपने छाती के वहाँ से, सीने के वहाँ से लाना और अपना अंगूठा पकड़ना है। फिर इसी प्रकार से बॉडी को ट्विस्ट करना है, इसे बेंड नहीं करना है। और ये हाथ पीछे ले जाते हुए, चेहरा पीछे ले जाना। धीरे धीरे आसन छोड़ना है। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक ये आसन करना है। जिन लोगों को ये आसन करने में कठिनाई हो रही हो, परेशानी हो रही हो, उन्होंने ये आसन प्राथमिक विधि से इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों पैर सामने लें। उसके बाद में यह पैर ऐसा खड़ा रखें, अपने सीने के वहाँ से हाथ लाएं, अपना दायां हाथ, और ये ऐसे कर सकते हैं। अपनी ज़मीन का सहारा लें बाजू में और ऐसे पीछे देखिए। ये आसन की सरल विधि है, जिसको जैसा जमता है, जिस तरीके से वो प्रैक्टिस कर सकता है, उसी तरीके से उनको प्रैक्टिस करना है। इनको आसानी से करना है, जिनको तकलीफ़ हो रही है धीरे धीरे ये आसन की प्रैक्टिस इस तरीके से करें। उसके बाद में धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते हुए अपन नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। इससे भी कठिन आसन है वो हम अभी नहीं लेंगे। यह है अर्धमच्छिंद्रासन। इसके आगे की और कठिन स्थिति है पूर्ण मच्छिंद्रासन। हम अभी मच्छिंद्रासन का ही अभ्यास कर रहे हैं। मच्छिंद्रासन अगर आपको मैंने जो पहली स्थिति बताई थी उससे कठिन लग रहा होगा तो हम ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे
हाथ रख के ऐसा। इसमें आपका शरीर ट्विस्ट होता है, ऐसे मुड़ता है शरीर, जैसे रीढ़ की हड्डी, उसके बाद में ये साइड पेन जो होता है, जिनको साइड पेन होता है पेट में उनको, उसके बाद में अपने पचन क्षमता बढ़ती है, और जो अपनी जांग का हिस्सा है, जहाँ पे तनाव होता है उन सभी जगह पे इस आसन का लाभ होता है। ध्यान रहे कि जहाँ दुखता है वहाँ रोग है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें आसन करना है। मतलब आसन करते समय अपने को जहाँ जहाँ दर्द होगा वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रोग है, ये ध्यान में रख के ही धीरे धीरे अपने को आसनों की प्रैक्टिस करना है। और